यस सर। स्टार्ट करें। देखो बेटा, आज हम चैप्टर करने जा रहे हैं। अच्छा, पहले वाला सारा हो गया, क्वेश्चन आए करे तुम लोगों ने क्वेश्चंस या नहीं करे? रिलेशन फंक्शन के क्वेश्चंस करे या नहीं करे? बहुत सारे लोगों ने नहीं करे, मतलब, है ना? बेटा कर लो ये रिलेशन फंक्शन, तुम्हें बाद में जो ना कंफ्यूज बहुत ज्यादा हो जाओगे रिलेशन फंक्शन में, है ना? तो एक बार इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना, ठीक है? नेक्स्ट हमारा चैप्टर है बेटा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। अच्छा, करवाना था, ओके ओके, सॉरी सॉरी, हाँ हाँ, मैं भूल ही गया था। हाँ, मैंने बोला तो था लास्ट में एक छोटी सी चीज रह गई है। कंपोजिट ऑफ फंक्शन है। देखो बेटा, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फंक्शंस। कहाँ गया चैप्टर नंबर रिलेशन फंक्शन? कोई आया क्या? मयंक बेटा, आवाज आ रही है? देखो बेटा, नेक्स्ट है हमारा, क्या कर रहा है ये? नेक्स्ट है बेटा हमारे पास टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप ऑफ फंक्शन, ठीक है? सबसे पहले समझते हैं एज पर मैपिंग। एज पर मैपिंग, मैप के हिसाब से फंक्शन कैसे समझ में आता है, ठीक है? तो सबसे पहले मान लो फंक्शन हमारे पास x टू y है, राइट? और हमारे पास डोमेन है, क्योंकि डोमेन a के इक्वल होती है। हमने पढ़ा था फंक्शन में डोमेन a के इक्वल होता है। तो डोमेन में मान लो हमारे पास है 1 2 3 और 4। फिर यहां पे हमारे पास फंक्शन है f(x) इज इक्वल्स टू y, और यहां पे हमारे पास कोडोमेन है। कोडोमेन क्या होती है भाई? याद है सभी को कोडोमेन क्या होती है? बी पूरा सेट, है ना? बी पूरा सेट बेटा, कोडोमेन की बात कर रहा हूं। हाँ, कोडोमेन में क्या होता है? बी पूरा सेट। मान लो इसके अंदर हमारे पास एलिमेंट्स है ए बी सी डी ई एफ जी, राइट? तो अगर डोमेन का हर एक एलिमेंट ऑक्यूपाइड हो जाए, क्या हो जाए? हर एक एलिमेंट ऑक्यूपाइड हो जाए, है ना? तो वो कहलाता है वन वन फंक्शन। क्या कहलाता है? वन वन फंक्शन। मैं क्या कह रहा हूं, दोबारा सुनना। डॉक्यूमेंट कह रहा हूं, डोमेन का हर एक एलिमेंट ऑक्यूपाइड हो जाए तो वो क्या कहलाता है? वन वन फंक्शन। कि हर एक के लिए एक इमेज है। बात समझ आई? जैसे 1 के लिए मान लेते हैं यहाँ पे a है, b के लिए मान लेते हैं d है, और 3 के लिए मान लेते हैं b है, और 4 के लिए मान लेते हैं f है, राइट? तो हमने देखा डोमेन के सारे एलिमेंट ऑक्यूपाइड हो गए, है ना? और सबके लिए कोई ना कोई इमेज है। तो ये क्या कहलाएगा? वन वन फंक्शन।
है ना, तो ये कहलाता है 1-1 फंक्शन, है ना। इसमें देखो अगर मैं बताऊं तो ऐसे डॉट्स बनेंगे ना, लाइंस हमेशा ऐसे मिलेंगे आपको, एक के लिए सिर्फ एक ही एलिमेंट मिलेगा, गॉट इट। चाहे तो इसमें डेफिनेशन भी लिख सकते हो 1-1 फंक्शन के लिए, एवरी एलिमेंट इन डोमेन हैज one and only one image in codomain। बात समझ में आई बच्चों? बात समझ में आई? ठीक है, लिख लो पहले इसको आराम से, फिर आगे नेक्स्ट। ये हमारे पास हो गया फर्स्ट। सेकंड की बात करें तो होता है, लिख लिया सभी ने? नेक्स्ट होता है बेटा मैनी वन। अब मैनी वन क्या होता है? जब एक के लिए हमारे, सॉरी, दो के लिए सेम इमेज मिले, क्या मिले? दो एलिमेंट्स के लिए कोई एक इमेज मिले, है ना। तो इसमें जो मैपिंग होगी वो कुछ इस तरह से होगी, ऐसे एक ही इमेज देगी, है ना। अभी बताता हूं, जैसे मान लो हमारे पास फंक्शन है x2y और फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। क्या है फंक्शन? एक्स स्क्वायर। तो यहां पे मान लो हमारे पास डोमेन हो गई -2, -1, 0, 1, 2, और ये हमारे पास कोड डोमेन हो गया 0, 1, 2, 3, 4, 5, है ना। एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? हाँ, यही तो लिखा है, वन एंड ओनली वन इमेज। देखो ये लिखा था वन एंड ओनली वन इमेज इन कोडोमेन, लिखा तो ये। ठीक, फंक्शन में तो एक ही इमेज होती है हर एक एलिमेंट की, एक से ज्यादा हो ही नहीं सकती। अगर एक से ज्यादा होता तो फंक्शन ही नहीं है, तब तो वो रिलेशन चला जाता है। यही तो पढ़ा था हमने। ठीक है, तो देखो -2 के लिए क्या होगा बेटा? 4, -1 के लिए 1, 0 के लिए 0, 1 के लिए अगेन 1 और 2 के लिए 4, है ना। मैनी वन समझ में आया? दो एलिमेंट के लिए सेम इमेज मिल जाए तो क्या कहलाता है? मैनी वन। फिर नेक्स्ट है थर्ड नंबर पे ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन में क्या है बेटा? देखो इसमें कहता है कि जो आपके पास कोडोमेन है ना, जो आपके पास कोडोमेन है उसका हर एक एलिमेंट ऑक्यूपाइड होना चाहिए। भाई फर्स्ट वाले का तो होगा ही होगा, डोमेन का तो होगा ही, क्योंकि अगर सारे एलिमेंट ऑक्यूपाइड नहीं होंगे तो क्या फंक्शन ही नहीं बनेगा, है ना। पर ये कह रहा है कि कोडोमेन के भी सारे के सारे एलिमेंट ऑक्यूपाइड होने चाहिए। इक्वल टू भव्य बेटा आवाज आ रही है? ठीक है, बस 2 मिनट रुको, थोड़ी देर रुको, उसके बाद स्टार्ट।
ऑन टू फंक्शन है ना। ऑन टू फंक्शन के लिए मैंने क्या बोला कि कोडोमेन का हर एक एलिमेंट ऑक्यूपाइड होगा, तो वो क्या कहलाएगा, कोडोमेन कहलाएगा। बात समझ गई। जैसे कि मान लो मेरे पास है फंक्शन x टू y है ना। फंक्शन क्या है, x टू y, और फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू 2x, क्या है 2x, और मेरे पास डोमेन क्या हो जाएगा, मान लो 0 1 2 3 है ना, और कोडोमेन 0 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो हमने क्या देखा, अच्छा सॉरी, हाँ अभी बना देते दोबारा से, कोई नहीं। तो आ जाएगा हमारे पास 0 1 4 और 6। अच्छा ठीक है, तो हमने क्या करेंगे, 0 के लिए 0 हो जाएगा, 1 के लिए 2 हो जाएगा, 2 के लिए 4 हो जाएगा, और 3 के लिए 6 हो जाएगा। तो हमने देखा कोडोमेन के सारे एलिमेंट ऑक्यूपाइड हो गए हैं, तो क्या कहलाएगा ये फंक्शन, ऑन टू। क्या कहलाएगा, ऑन टू। इसकी डेफिनेशन भी लिख लो, बहुत ही प्यारी सी लिखो, फॉर एवरी y belongs to y, every y belongs to y, there is x belongs to x such that f(x) is equals to y। बात समझ आई कि हर एक y के लिए कोई ना कोई एक x होगा, हर एक y के लिए कोई ना कोई एक x होगा। बात समझ आई। और y हम किसको मानते हैं, कोडोमेन को। बात समझ आई बेटा सभी को। अब देखो, जो हमारा ऑन टू फंक्शन होता है इसको हम बोलते हैं सर्जेक्टिव। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सर्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, और जो 1 1 होता है इसको हम बोलते हैं इंजेक्टिव। क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव। और एक वर्ड होता है, ये लिख लिया सभी ने, ये लिख लिया सभी ने, एक वर्ड होता है बेटा बाइजेक्टिव। अब बाइजेक्टिव क्या होता है, जो फंक्शन इंजेक्टिव भी हो जाए प्लस सर्जेक्टिव हो जाए, जब कोई फंक्शन क्या हो जाता है, इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव दोनों ही हो जाता है, तो फंक्शन क्या कहलाता है, बाइजेक्टिव। बात समझ में आई बच्चों। मैनी वन जब दो के लिए सेम इमेज मिले, जैसे उसका कोई नाम नहीं है ऐसा। ठीक है, बात समझ में आई बच्चों यहां तक। चलो इसी बात पे एक क्वेश्चन करके दिखाओ। फंक्शन इज n to n है ना, गिवन बाय f(x) इज इक्वल्स टू 2x है ना, और हमें बताना है फर्स्ट इज बाइजेक्टिव, बी नॉट बाइजेक्टिव, सी कांट से, और डी नन। बताओ क्या होगा, नॉट बाइजेक्टिव। क्यों, हाँ खाली देखो देखो देखो, सारे के सारे समझना जरा कैसे पता लगा। सबसे पहले नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर क्या आता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे ही इनफाइनाइट तक। जैसे ही मैं 1 रखूंगा, क्या रखूंगा, 1 के लिए इमेज क्या मिलेगी, 2 है ना। मेरे पास देखो, अगर मैं डोमेन की बात करूं है ना, इस फंक्शन में डोमेन क्या बनेगा, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ऐसे ही कोडोमेन क्या बनेगा,
है ना, कोडोमेन बनेगा मेरे पास 1 2 3 4 5 6, है ना। तो देखो 1 के लिए क्या आ जाएगा, 1 के लिए आ जाएगा 2, 2 के लिए आ जाएगा 4, ऐसे ही 3 के लिए आ जाएगा 6 एंड 4 के लिए आ जाएगा 8। पर देखो 1 1 तो है क्योंकि इसके डोमेन को तो सारे ऑक्यूपाइड हो जाएंगे, पर बाइजेक्टिव होने के लिए इसको क्या होना पड़ेगा, ऑन टू भी होना पड़ेगा। पर ऑन टू में देखो ये वाला फंक्शन में 1 ऑक्यूपाई ही नहीं हुआ, है ना, कोडोमेन में 1 ऑक्यूपाई नहीं हुआ। जब ऑक्यूपाई नहीं हुआ तो क्या होगा, फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं होगा। बात समझ में आई प्रशांत, प्रियेश, पक्का? चल बता बाइजेक्टिव क्यों नहीं है ये? बता, अब समझ में आ गया तो बताना। कुछ तो समझा नहीं पाऊंगा। अच्छा लगेगा मैं ऐसे हाथ करके खड़ा करवा दूं तेरे को। हाँ प्रियेश, प्रशांत, बता। मतलब सारी फसाद की जड़ यही है? प्रियेश देख ले भाई, यहाँ पे ऐसी बात हो गई आज। ठीक है, ये वाली बात समझ में आई या नहीं आई? एक और फंक्शन दूं क्या, मुझे बताओ कि वो बाइजेक्टिव है या नहीं, यही बताना है। ठीक है, फंक्शन है आपके पास, चल जा भाई। हाँ, फंक्शन है आपके पास, फंक्शन जो है वो n to n ही है ना, और f1 इक्वल्स टू है f2 इक्वल्स टू है 1 एंड fx के लिए जो वैल्यू है 1 x माइनस 1 है। बताओ जल्दी से। बताओ जल्दी से बताओ। ये हमारे पास फंक्शंस है, फंक्शन की डेफिनेशन n to n है, ये बाइजेक्टिव है या नहीं है? चलो पहले छोड़ो सारी बात, ये बताओ 1 1 है या नहीं है? पहले 1 1 है, किस किस को लगता है 1 1 है? देखो ना यार, 1 के लिए और 2 के लिए 1 ही है, मतलब दो एलिमेंट्स के लिए सिंगल इमेज है तो मैनी 1 है ना। दो एलिमेंट के लिए एक सिंगल इमेज प्रोड्यूस हो रही है तो वो क्या कहलाएगा, मैनी 1। बात समझ आई? 1 1 तो नहीं है। अच्छा ऑन टू चेक करते हैं, ऑन टू, हाँ बाइजेक्टिव नहीं है। मैं तो 1 1 और ऑन टू ही पूछो, अब उसको चेंज कर दिया ना, 1 1 तो नहीं है। ऑन टू चेक करते हैं, ऑन टू होगा या नहीं होगा। कह रहा 1 और 2 के लिए कितना है, 1 है ना, बना लेते हैं लोग। देखो 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, चेक करो। 1 के लिए 1 है, 2 के लिए 1 है, 3 के लिए कितना हो जाएगा, 3 माइनस 2, वो 3 माइनस 1 2, 4 के लिए 3, 5 के लिए 4, 6 के लिए 5, 7 के लिए 6 और 8 के लिए 7। मतलब ऐसे सारे के सारे एलिमेंट ऑक्यूपाइड हो रहे हैं, ये पूरा का पूरा ऑक्यूपाइड हो गया, है ना। तो ये फंक्शन क्या कहलाएगा, ऑन टू। क्या कहलाएगा, बात समझ में आई या नहीं आई? कैसे पहचानते हैं फंक्शंस को? एक और फंक्शंस दूं क्या, फंक्शंस नहीं फंक्शन दूं क्या? ओके मेरे पास नहीं है अभी, बुक में से देखने पड़ेंगे यार। It thinks, चलो छोड़ो, समझ में आया बेटा? अब इसका एक पार्ट रह गया, लिमिट्स। हाँ, जीरो आता ही नहीं ना, हाँ, तो इसमें होता ही नहीं वो, है ना, या ऐसा कुछ कंडीशन का कुछ ना कुछ देता ही ऐसा। ठीक है, तो देखो इसका एक छोटा सा पार्ट हो रह गया, लिमिट्स। ठीक है, लिमिट्स पर नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा, या नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में। मेरे को एक बार याद दिलाते हैं याद से, है ना। लिमिट्स, लिमिट्स सिर्फ, डेरिवेटिव नहीं, सिर्फ लिमिट्स। ठीक है, डेरिवेटिव और वो तो अलग है बिल्कुल, बात समझ में आई। पर आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, पर मेरे को याद दिला देना याद से, है ना। स्टार्ट करें बच्चों?
भव्य बेटा चीजें समझ में आ रही हैं? मयंक? यस सर। देखो बेटा, हमारे पास चैप्टर है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, है ना? परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। देखो इस चैप्टर में बड़ी मजा तो पता क्या है, ये लेते हैं, ठीक है? ये जो परम्यूटेशन है और ये जो कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन, याद रखना, बस इतनी सी बात है इसमें। क्या होता है? सिलेक्शन। और परम्यूटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट। क्या होता है? अरेंजमेंट। ठीक है? अब देखो समझना इस बात को, सिलेक्शन कैसे होता है। जैसे मेरे पास यहाँ पे क्लास में कितने बच्चे हैं? 2 4 6 8 10 12 14 16 बच्चे हैं, ठीक है? 16 में से मेरे को 5 लोगों का ग्रुप बनाना है। तो सबसे पहला काम क्या है? मुझे वो 5 लोग सेलेक्ट करने पड़ेंगे ना। बात समझे नहीं समझे? तो वहां पे अब देखो 5 लोगों को ग्रुप बनाना है, तो यहाँ पे मेरे को सिलेक्शन करना पड़ेगा या अरेंजमेंट करना पड़ेगा? सिलेक्शन, क्योंकि 5 लोगों का ग्रुप बनाना है, ठीक है? अब मैं कहता हूं उसके बाद जो 5 लोग मैं सेलेक्ट करूंगा उनको मेरे को प्राइज देना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, या फिर रैंक देनी है उनको, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। तो वो रैंक देने के लिए क्या होगा? अरेंजमेंट। क्या होगा? अरेंजमेंट, क्योंकि वो रैंक किसी को भी मिल सकती है। दोनों में डिफरेंस समझ में आया? पूरे चैप्टर में सिर्फ इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। बस ये समझना है कि अरेंजमेंट कहां हो रहा है और सिलेक्शन कहां हो रहा है। बाकी हम क्वेश्चंस करेंगे तो अच्छे से सीखेंगे, ठीक है? प्रियेश ध्यान से समझना बेटा, ठीक है? बातें करने से नहीं मिलेगा कुछ भी, ठीक है? तेरा जनवरी में पेपर है, जनवरी में ही ना, सितंबर में है? ठीक है? तो चैप्टर का नाम है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, बट बेसिकली अरेंजमेंट करने के लिए भी पहले सिलेक्शन करना पड़ता है। तो वैसे मेरे हिसाब से होना चाहिए कॉम्बिनेशन एंड परम्यूटेशन, क्योंकि पहले सेलेक्ट करेंगे तभी तो अरेंज करेंगे। बात समझ आई? पर ठीक है, जैसा रख दिया वैसा ठीक है। देखो बेटा, इसमें सबसे पहली चीज हम पढ़ेंगे, सबसे पहले एक चीज समझते हैं। इस चैप्टर में फॉर्मूले जो है ना लिमिटेड है, लिमिटेड फॉर्मूलाज, ठीक है? फॉर्मूले क्या है? लिमिटेड है, बहुत ज्यादा नहीं है, 2 से 4 फॉर्मूले बस। बट यहां पे जो हम सीखेंगे हाउ टू अप्लाई फॉर्मूलाज, बेसिक हमें इस पे ध्यान देना है। बात समझ आई? हाउ टू अप्लाई फॉर्मूलाज, इस पे बेसिक ध्यान देना है कि इनको अप्लाई कहां पे करना है, कैसे करना है। गॉट इट? बढ़े आगे। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। क्या पढ़ेंगे? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ये क्या है? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ये क्या होता है बेटा? इसको जरा समझते हैं। इसमें भी 2 चीजें हैं, इसमें भी 2 चीजें हैं। एक है प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन, है ना? एक है प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन और प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। नाम क्या बेटा आपका? विवेक। ठीक है, चीजें समझ में आ रही है? ठीक है, तो देखो प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन को समझते हैं क्या है। मान लो कि एक राम नाम का लड़का है ना? राम नाम का लड़का है, इसके पास शूज है और इसके पास सॉक्स है। क्या है? शूज एंड सॉक्स। इसके पास जो शूज के पेयर है वो है इसके पास 3, S1 S2 और S3,
राइट। और इसके बाद जो सॉक्स है उनके कलर है लाइक एक है ब्लैक, एक है व्हाइट और एक है ब्लू, ब्लू और एक व्हाइट। गॉट इट? बात समझे या नहीं समझे? अब ये क्या चाहता है कि भाई इसको सॉक्स के साथ शूज पहनने हैं, बिना सॉक्स के शूज नहीं पहनता। तो ये ऐसे कितने अरेंजमेंट कर सकता है? देखो सबसे पहले एक चीज देखो, अगर ये रेड सॉक्स पहन रहा है ना, क्या पहन रहा है? रेड सॉक्स पहन रहा है, तो इसके साथ ये क्या कर सकता है? शूज 1 पहन सकता है, पहन सकता है, शूज 2 भी पहन सकता है या शूज 3 पहन सकता है, राइट। ऐसे ही अगर ब्लू सॉक्स लेगा या ब्लैक बोल दो, ब्लैक सॉक्स लेगा, तो इसमें भी 3 अरेंजमेंट्स हो जाएंगे इसके पास कि S1 पहन सकता है, S2 पहन सकता है या S3 पहन सकता है ना। और ऐसे ही अगर व्हाइट सॉक्स पहनता है तो इसके साथ भी S1, S2, S3 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? है ना। यानी कि ये यहां पे किस चीज का यूज कर रहा है? मल्टीप्लीकेशन का। देखो ना, 3, 3 और 3, है ना। 3 + 3 + 3 कितना हो गया? 9। और चेक करो 3 × 3 9। तो यहां पे हुआ मल्टीप्लीकेशन। यहां पे क्या हुआ? मल्टीप्लीकेशन। समझ आया? जब हम एक के साथ दूसरी चीज ट्राई कर रहे हैं तो क्या कहलाएगा? मल्टीप्लीकेशन। यहां पे इस बात को और समझना, वो कह रहा है सॉक्स एंड शूज पहन रहा है। क्या बोल रहा है? सॉक्स एंड शूज पहन रहा है। एंड, जब भी एंड वाली कंडीशन होगी तो मल्टीप्लीकेशन है। बहुत ही सिंपल सा एंड, ठीक है ना। सारे बोलोगे करके एंड एंड एंड, है ना। बात समझ में आई या नहीं आई? अब इसी में एडिशन में क्या है बेटा? अब एक है श्याम, है ना, एक है श्याम, इसके पास भी सेम ही है। क्या है? 3 पेयर ऑफ सॉक्स है, रेड, ब्लैक। जापान के बारे में पता है कि घर के अंदर या तो सॉक्स पहन के जाओगे या वहां पे एक शूज रखे रहते हैं, या वो पहन के जाओगे, है ना। जो आप बाहर से शूज पहन के आए हो वो पहन के नहीं जा सकते। पता है ये कल्चर पता है वहां का या नहीं पता? कोई बात नहीं, मैंने बता दिया। हाँ वो बता रहा हूं। जापान में कल्चर होता है कि आप घर के अंदर बाहर के शूज पहन के नहीं जा सकते, आपको वो बाहर के शूज बाहर ही उतारने पड़ेंगे मेन गेट पे। बात समझ आई? अच्छा नाइस। ऐसा नहीं होता बेटा, हर जगह नहीं होता। नहीं, हर किसी के घर में नहीं होता। मेरे घर में नहीं होता। मेरे घर में रूम में शूज पहन के नहीं जा सकते, वो भी मर्जी है। ठीक है, बात समझ में आई? तो मान लेते हैं जापान के अंदर है अभी हम, या तो हम सॉक्स पहन के जा सकते हैं या फिर शूज पहन के जा सकते हैं जो उन्होंने रूम घर के अंदर जाने के लिए रखे हुए कपड़े के शूज होते हैं, S1, S2, S3, है ना। अब मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। कह रहा है या तो तुम सॉक्स पहन के जा सकते हो या फिर शूज पहन के जा सकते हो, और यहां पे क्या कंडीशन है? ये और वाली, यानी कि दिस और दैट, दोनों में से कोई एक चीज यूज कर सकते हो। यानी कि अब मेरे पास कितने अरेंजमेंट्स हैं? देखो, या तो 3 ये पहन सकता हूं, हाँ बेटा ये आउट ऑफ सिलेबस है। अभी जिस पे बोल रहे हैं उस पर ध्यान देना यार, बाद में बताऊंगा अगर ये दोनों नहीं हो तो क्या करेंगे उसके साथ। ठीक है, अब देखो, या तो वो 3 जोड़ी सॉक्स पहन सकता है या फिर उसके पास कितने, मतलब क्या सिलेक्शंस है या अरेंजमेंट्स है उसके पास। या तो वो 3 जोड़ी सॉक्स पहन सकता है, तीनों में से कोई भी, दिस वन दिस या दिस, है ना। या फिर वो शूज पहन सकता है। 3 ये हो गए। यहां पे हम कह रहे हैं एडिशन, वहां पे हमने क्या किया था? मल्टीप्लीकेशन। यहां पे हमने क्या? एडिशन। तो जब हम मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, जब भी एंड वाली बात आ रही है तो हम क्या कहते हैं? क्या कह रहे हैं? प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन। और जब हम ऐड कर रहे हैं और वाली बात आ रही है तो क्या कहलाएगा? प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। समझ आ रही है बेटा? तो यानी कि यहां पे हो जाएगा 6। बात समझ में आई या नहीं आई? हाँ नहीं बेटा, 11वीं का सबसे इजी चैप्टर सेट्स है, सेट्स है। और 11th का सबसे इजी चैप्टर है लीनियर इनइक्वालिटी। प्रोबेबिलिटी को बहुत पसंद है 11th में बेटा। 11th, हाँ आपके टाइम में रिलेटेड होगा। और 12th में वो एलपीपी नाम से है, लीनियर इनइक्वालिटी दी है। हाँ, बात समझ में आई यहां तक बेटा?
अब देखो, ये लिख लिया सभी ने, ये सभी ने लिख लिया, ठीक है। अब कुछ और बातें समझते हैं। दो वर्ड होते हैं, एक होता है बेटा रिपीटेशन, रिपीटेशन, एक होता है रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, जिसको बोलते हैं RNA, ठीक है। एक होता है रिपीटेशन नॉट अलाउड, एक होता है रिपीटेशन अलाउड। रिपीटेशन अलाउड, ये होता है RA, है ना। इनका मतलब क्या है, इस बात को जरा समझते हैं, ठीक। एक एग्जांपल लेते हैं बहुत ही प्यारा सा। मान लो हमारे पास एक वर्ड है रोज, रोज, क्या वर्ड है, रोज, और कहते हैं हम इससे कितने अरेंजमेंट कर सकते हैं विदाउट मीनिंग, है ना। सबसे एक बार बोलेंगे रिपीटेशन अलाउड है और एक बार रिपीटेशन नॉट अलाउड, ठीक है। लिखते हैं, हाउ मेनी वर्ड्स with or without meaning, how many words without meaning, क्या कह रहे हैं, how many words created लिख देना, created with or without meaning, ठीक है। एक बार हम लिख देते हैं फर्स्ट, रिपीटेशन इज अलाउड, और सेकेंड में लिख देते हैं रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। गॉट इट, ये वाली बात समझ आई। एक बार है रिपीटेशन अलाउड, एक है रिपीटेशन नॉट अलाउड। देखो अगर मेरे पास टोटल कितने लेटर्स हैं, 4, और 4 लेटर के ही मेरे को वर्ड्स बनाने हैं, मतलब 4 के 4 लेटर यूज करने हैं। तो मैं कैसे बनाऊंगा, देखो अगर मैं रिपीटेशन अलाउड कर रहा हूं, पहले हम बॉक्स बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, बॉक्स, ठीक है। तो इस वाले बॉक्स में मैं क्या क्या लेटर यूज कर सकता हूं, है ना। इसमें R भी यूज कर सकता हूं, O भी यूज कर सकता हूं, S भी यूज कर सकता हूं, और E भी यूज कर सकता हूं। 4 के 4 लेटर यूज कर सकता हूं। अब यहाँ पे एंड वाली बात हो रही है या और वाली बात हो रही है, बताओ जल्दी से। एंड, है ना। मैंने मान लो यहाँ पे R फिक्स कर दिया, मैंने क्या फिक्स कर दिया यहाँ पे R। तो यहाँ पे कितने, फर्स्ट की बात कर रहा हूं, यहाँ पे कितने लेटर अगेन यूज कर सकता हूं मैं, 4 के 4, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है इस बार, है ना। क्या है बेटा, रिपीटेशन अलाउड है। इसलिए अगर मैंने यहाँ पे एक बार R लिख दिया तो मेरे पास और दोबारा लिख सकता हूं। यहाँ पे मान लो O फिक्स कर दिया मैंने, तो यहाँ पे 4 के 4 लेटर यूज कर पा रहा हूं। ऐसे ही अगेन इसमें कितने लेटर यूज कर सकता हूं, अगेन ROSE, 4 के 4 ही लेटर, और यहाँ पे अगेन ROSE, 4 के 4 लेटर यूज कर पा रहा हूं। तो कितना हो जाएगा, 4 4 6, 256। बात समझ आई। तो ऐसे कितने अरेंजमेंट हो सकते हैं, 256, अगर रिपीटेशन अलाउड है तो, अगर रिपीटेशन अलाउड है तो। बात समझ में आ रही है बेटा विवेक, या नहीं आ रही। जहां पे भी समझ में आए पूछना, ठीक है, पूछने से ही सीखोगे। सेकंड, मैथ थी बेटा 11 12 में, मैथ थी, कोई बात नहीं, इट्स ओके, मैं जस्ट ऐसी जनरल वे में पूछ रहा था, ठीक है। नेक्स्ट चीज देखो, मैं आज तुम्हें एक सीक्रेट बताने जा रहा हूं। जिनके पास मैथ्स नहीं थी उनको क्या करना है, अगर उनको मैथ्स में कमांड बनानी है, ठीक है, तो उनके लिए भी बताऊंगा लास्ट में। अब मान लो, ठीक है, यहां पे क्या है, रिपीटेशन नॉट अलाउड है ना। मान लो यहां पे मैं क्या कितने लेटर यूज कर सकता हूं इस टाइम, फर्स्ट बॉक्स में 4 के 4 लेटर यूज कर सकता हूं, या तो ROSE, है ना, यानी कि 4 के 4 लेटर। अब मान लो इसमें मैंने O फिक्स कर दिया कि भाई यहाँ पे O फिक्स हो गया, है ना। अब मतलब रोज का मेरे पास लेटर्स वो नहीं होते प्लास्टिक के जो लिखे होते हैं, अल्फाबेट्स होते हैं प्लास्टिक के, मेरे पास ये 4 ही अल्फाबेट्स हैं, मैंने एक बॉक्स में फिक्स कर दिया O, राइट। इसमें मैं कितने फिक्स कर सकता हूं फिर,
है ना, क्योंकि एक तो फिक्स हो गया है। अब मेरे पास 3 ही बचे हैं लेटर्स, है यानी कि अल्फाबेट्स मेरे पास 3 ही बचे हैं। तो यहाँ पे ओ जब फिक्स हो गया, या तो मैं आर पुट कर सकता हूं, है ना, या ई पुट कर सकता हूं, या एस पुट कर सकता हूं, है ना। मतलब देखो समझना, आर के साथ मेरे पास क्या क्या, या ओ के साथ मेरे पास क्या क्या कॉम्बिनेशन होंगे, या तो मैं आर पुट कर सकता हूं, ई पुट कर सकता हूं, या एस पुट कर सकता हूं, है ना। अगर यहाँ पे ओ फिक्स नहीं करता और यहाँ पे मैं फिक्स करता क्या, आर, तो अगेन ऐसे 3 हो जाते, है ना। फिर अगर एस पुट करता तो ऐसे फिर 3 हो जाते, फिर मैं यहाँ पे ई पुट करता तो ऐसे फिर 3 हो जाते, यानी कि 4 तिया 12, ऐसे मेरे को 12 मिल रहा है ना, ये आ गया 3। बात समझ गई। उसके बाद इसमें कितने, मान लो यहाँ पे मैंने ई फिक्स कर दिया, यहाँ पे क्या क्या पुट कर सकता हूँ, या तो आर या एस, यानी कि 2, है ना। और यहाँ पे कितना बचेगा, सिर्फ एक ही बचेगा भाई। अगर मैंने यहाँ पे आर फिक्स कर दिया तो एस, तो 1 आ गया। तो इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, 4 3 12, 12 3 24, ये आंसर आ जाएगा। इतने अरेंजमेंट हो सकते हैं। बात समझ में आई या नहीं आई? मनन समझ में आई बेटा? विवेक, यश, पक्का? अभी पूछ लूंगा दोबारा से। कौन? अरे यार, ये कुछ नहीं बोल रहा, तू बकवास करते यार। चल। मैं यहाँ से देख रहा हूँ, उसे देख रहा हूँ मैं। ये वाली बात समझ में आई बेटा या नहीं आई? चलो एक क्वेश्चन दो तुम लोगों को। ही लिख लिया ना सभी ने? ओके, ढूंढते हैं कोई वर्ड। हाँ चलो, एक वर्ड है आपके पास, इक्वेशन, है ना। और इसमें कितने लेटर्स है, अल्फाबेट्स है? 8। 8 के 8 यूज करने हैं। बताओ कैसे, कितने अल्फाबेट्स बना, मतलब कितने अरेंजमेंट बना सकते हैं? 8 के 8 यूज करने हैं। नॉट अलाउड। जब तक कभी क्वेश्चन में ना बोले रिपीटेशन इज अलाउड, तब तक आपको क्या मानना है, रिपीटेशन नॉट अलाउड है। ठीक है, ध्यान रहेगी वाली बात भी। निकालो जल्दी से। 40,320। ठीक है, सबको निकालने दो, वो बाद में बात करें, फैक्टोरियल पे भी आएंगे। हाँ वैसे ही फैक्टोरियल पे। ये तुम्हारे सारे डेटा का नाम क्या बेटा आपका? नाम क्या बेटा? नाम क्या है? अपेक्षा। ये कैट तुम्हारे सारे डेटा की हेल्प, वो क्या सिक्योरिटी पे है ना। विवेक बेटा हुआ कितना आया? ठीक है, कैलकुलेटर नहीं है? हाँ ठीक है, बात समझ में आई। अगर मान लो मैं ये कहता कि बेटा ये 8 लेटर्स है ना, 8 में से तुम्हें सिर्फ और सिर्फ 5 यूज करने हैं, है ना, तो कैसे आता? तो कितना हो जाता देखो, 5 के लिए 1 2 3 4 5, 5 बॉक्स बना दिए। फर्स्ट वाले में कितने लेटर पुट कर सकता हूं, 8 के 8 लेटर पुट कर सकता हूं, यानी क्या आ जाता, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, 6720। बात समझ में आई? अगर हम लेटर्स कम कर देते हैं तो उसके हिसाब से कर दो। विवेक नहीं समझ में आया बेटा? देखो मान लो कि मैं 5 लेटर यूज करना चाहता हूं इसमें से, है ना, तो यानी कि 5 का बनेगा ना, 1 2 3 4 5। इसमें मैं कितने लेटर यूज कर सकता हूं, ई क्यू यू सारे ही यूज कर सकता हूं, 8 के 8 यूज कर सकता हूं। इसमें अगर मैंने कोई फिक्स कर दिया, मान लो ई ही फिक्स कर दिया, उसके बाद कितने यूज कर सकता हूं बताओ? सेकंड बॉक्स में कितने लेटर्स यूज कर, 7। उसके बाद दो भी फिक्स हो गया, यानी मान लो यहाँ पे आई फिक्स हो गया, अब कितने यूज कर सकता हूं, 6, फिर 5, फिर 4, इनको मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारे पास आ जाएगा 6720। समझ में आई या नहीं आई? यहां तक की कहानी समझ में आई बेटो बच्चों? आगे बढ़े।
देखो नेक्स्ट हमारे पास होती है बेटा फैक्टोरियल नोटेशन। फैक्टोरियल नोटेशन। अब ये फैक्टोरियल नोटेशन क्या है? फैक्टर नोटेशन होती है कॉन्टिन्यूड मल्टीप्लीकेशन। क्या है? कॉन्टिन्यूड मल्टीप्लीकेशन। जैसे मान लो मेरे पास है 5 फैक्टोरियल, क्या लिखा हुआ है? 5 फैक्टोरियल। तो मैं क्या करूंगा? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कर दूंगा। कितना आ जाएगा इसका आंसर? हाँ 120, है ना? ऐसे ही 4 फैक्टोरियल की बात करो तो कितना आ जाएगा? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 हम पहले ही कर चुके हैं 24। फिर 3 फैक्टोरियल की बात करो। हाँ बेटा 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी कि 6। 2 फैक्टोरियल की बात करें तो 2 इंटू 1 यानी कि 2। और 1 फैक्टोरियल की बात करें तो 1 इज इक्वल टू 1। और 0 फैक्टोरियल क्या होता है? क्या होता है? 1। 0 फैक्टोरियल क्या होता है? 1। अब ऐसा क्यों है, इसके पीछे का रीजन भी बताऊंगा, चिंता मत करो। हाँ नहीं बेटा, नहीं नहीं नहीं। देखो जब मैं 5 से 4 फैक्टोरियल पे आया, है ना, तो मैंने क्या किया? डिवाइडेड बाय 5 नहीं किया भाई। 120 को डिवाइड करूंगा 4 से, 5 से, तो कितना आएगा? 24। फिर 24 को मैंने डिवाइड किया किससे? 4 से। फिर मैंने 6 को डिवाइड किया कितने से? 3 से। फिर यहां पे डिवाइड किया कितने से? 2 से, तब 1 आया। तो यहां से डिवाइड किससे करूंगा? 1 से ना, कॉन्टिन्यूस। तो 1 को अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आता है? 1 ही आता है। इसलिए 0 फैक्टोरियल की वैल्यू हमेशा 1 होती है। बात समझ में आई या नहीं आई? पक्का? लिख लिया है सभी ने? विवेक लिख लिया बेटा? अच्छा देखो फैक्टोरियल तो 10 फैक्टोरियल तक तो वैल्यूज लर्न कर लेना, बहुत हेल्प मिल जाएगी एग्जाम में, है ना? 1। 0 फैक्टोरियल हमेशा 1 होता है। ठीक। अब इसमें क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है? क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ 7 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी? बता सकते हो? 42। 42 नहीं यार, कितनी है? 4920। देखो क्या, हाँ 4920। देखो क्या करना है, सबसे पहले ये होगा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। उसमें से माइनस करना है 5 फैक्टोरियल की वैल्यू हमें पता ही है 120, है ना? तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 5040 माइनस 120। तो कितना आ जाएगा? 4920। आंसर आ गया। समझ में आई बात? हाँ कर सकते हैं, कॉमन लेके भी कर सकते हैं। अभी मैं उसी वही बताने जा रहा था। अब देखो, या फिर ऐसा कर सकता था 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल और माइनस 5 फैक्टोरियल। तो मैं इसमें क्या करता? 5 फैक्टोरियल कॉमन ले लेता, अंदर बचता 7 6 42 माइनस 1, और ये हो जाएगा 120 इंटू 41। इसको मल्टीप्लाई कर दो तो भी सेम आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4920, है ना? समझ आई बात? ऐसे ही क्वेश्चन होता मान लो कि 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल, तो आंसर क्या आता? 42, है ना? क्योंकि 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल, इससे ये कट गया तो आ गया 42 आंसर। एक और क्वेश्चन करो चलो। 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, जल्दी से इसका आंसर निकालो। नाइस। हो गया? आया आंसर? फैक्टोरियल नोटेशन समझ गए क्या होती है क्या नहीं होती? प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, प्रिंसिपल ऑफ एडिशन भी समझ गए? अच्छे से समझ में आया? विवेक हुआ बेटा? कितना आंसर?
देखो इसको लिख सकते हैं 12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल, और 10 फैक्टोरियल मेरे पास है यहाँ पे इंटू 2 इंटू 1, इससे 10 फैक्टोरियल कट गया। ये 10 से फैक्टोरियल तो 10 इंटू 9 इंटू 8 ही होगा ना, और यहाँ पे भी यही होगा, तो सारे बाद में कट ही जाएंगे। तो 10 फैक्टोरियल से 10 फैक्टोरियल काट दो, और 2 से इसको काट दो 6 में, कितना आ जाएगा 66 आंसर। ठीक है, समझ में आई? पक्का? एक और क्वेश्चन दो। 17 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 14 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, करो जल्दी से। सिक्स एटी, ठीक है, 680 आ रहा है। प्रियेश आया नहीं बेटा अभी तक? लिख के करना यार, लिख के कर जल्दी से। विवेक आया नहीं बेटा? आपका आगे बेटा? शाबाश, ठीक है, हो गया सभी का। सभी प्रियेश बेटा हुआ या नहीं हुआ अभी तक? पक्का हो गया? ठीक है, देखो यहां से अब स्टार्ट होता है आपका परम्यूटेशन। क्या होता है? परम्यूटेशन बेसिकली स्टार्ट। देखो परम्यूटेशन क्या होता है बेटा? परम्यूटेशन, परम्यूटेशन होता है, लिखो। अब परम्यूटेशन, अब परम्यूटेशन is an arrangement in different order, in different order of a number of objects taken some or all at a time। जैसे कि अभी हमने एक इक्वेशन वर्ड लिया था, है ना, वर्ड लिया था इक्वेशन। इक्वेशन में सबसे पहले हमने क्या किया, सारे के सारे लेटर्स यूज करके किया, है ना। फिर मैंने दूसरा दिखाया कि हम सिर्फ 5 लेटर यूज करके भी कॉम्बिनेशन, ओ सॉरी परम्यूटेशन बना सकते हैं। तो वो यही है, यहाँ पे भी यही कह रहा है, अ परम्यूटेशन इज एन अरेंजमेंट in different order of a number of object taken some or all at a time। बात समझ आई? इसमें सबसे पहली थ्योरम है आपके पास, सबसे पहली थ्योरम, when all objects are different, when all objects are different, है ना। मतलब कि सारे के सारे जो लेटर्स हैं वो अलग अलग है, सारे के सारे अल्फाबेट जो है वो अलग अलग है। तो उस कंडीशन में हमने अभी भी सीखा, तो इसके लिए फॉर्मूला बन जाता है बेटा, इसको बोलते हैं एनपीआर, है ना। इसमें जो एन है, हम्म,
क्या है बेटा? NPR है ना। इसमें जो आपके पास n है, n होता है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, है ना। क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इसमें r की बात करें तो r आता है, r होता है नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर यूज्ड, जो हम यूज कर रहे हैं, राइट। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, हमने अभी भी एक इक्वेशन लिया था, है ना। इक्वेशन लिया था तो सबसे पहले हमने एक लिखा था कि ऑल लेटर्स आर यूज्ड, और सेकंड हमने लिखा था कितने? 5 लेटर्स आर यूज्ड। तो दोनों में देखते हैं ये वाला फॉर्मूला काम कर रहा है या नहीं कर रहा। सबसे पहले बताओ मेरे पास n कितना है बेटा? 8 टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, और r फर्स्ट वाले में कितना है? मैं अभी फर्स्ट सॉल्व कर रहा हूं, तो फर्स्ट वाले में r कितना है ना, 8 का 8, तो कितना आ जाएगा? आ जाएगा 8p8। विवेक समझ आ रही है बेटा? नहीं आ रही तो कहां से नहीं आया? यहां से देखो, NPR फॉर्मूला होता है परम्यूटेशन का। इसमें n जो होता है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, जितने हम ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें क्वेश्चन में, और r होता है जितने हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। जैसे अभी इक्वेशन वाला हमने एक क्वेश्चन किया था, फर्स्ट वाले में हमने क्या किया था कि सारे के सारे लेटर यूज किए थे, है ना। तो उसके लिए क्या बना था? 8 फैक्टोरियल टोटल थे और 8 के 8 यूज कर रहे हैं, है ना। तो इसके लिए फॉर्मूला बन जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है अब समझ में जरा। ये होता है n फैक्टोरियल, क्या होता है? n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r का होल फैक्टोरियल, ठीक है। तो सेम फॉर्मूला यहां पे लगा देंगे, कितना आ जाएगा? n फैक्टोरियल यानी कि 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 माइनस 8 का होल फैक्टोरियल, तो कितना आ जाएगा? 8 फैक्टोरियल ही आ जाएगा। और 8 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है? निकाली थी ना आप लोगों ने? 40,320। ये आपके पास आंसर आ गया। समझ आई बेटा? अब इसी में अगर मैं सेकंड की बात करूं, देखो n कितना है मेरे पास? 8 ही है। n तो मेरे पास 8 ही है, पर इस बार r कितना है बेटा? 5, क्योंकि हम 5 ही लेटर्स यूज कर रहे हैं। तो फॉर्मूले में लगा देंगे 8p5 सॉरी, r नहीं, 8p5 के लिए फॉर्मूला क्या जाएगा? 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 माइनस 5 का होल फैक्टोरियल, है ना। तो 8 फैक्टोरियल कितना होता है? 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, और 5 इंटू 4 इंटू 3 का होल फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, यहाँ पे कितना जाएगा? 5 में से 8 में से 5 क्या बचा? 3, तो नीचे बच गया 3 फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट गया, तो इन सबको मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा था? 620। ये आंसर आ गया। बात समझ में आई? एक और क्वेश्चन करो इसी से रिलेटेड। थर्ड में कहता है कि 3 लेटर्स आर यूज्ड, जल्दी करो। हम्म 336, ओके। यानी कि 8p3 इज इक्वल्स टू 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, यानी कि 8 इंटू 7 इंटू 6, यही आएगा ना, इज इक्वल 5 फैक्टोरियल, ठीक है। तो यहाँ पे इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल, इससे ये कट गया, तो आंसर हमारे पास आ गया 336। आया बेटा समझ में? अब देखो इसका एक चीज बताता हूँ, आपको क्या करना है। 8 है यहाँ पे और यहाँ पे 3 है,
तो बस 3 तक की डिजिट आगे ले जानी है, 8 7 6 खत्म, सॉल्व करने की जरूरत नहीं, इतना ही जाएगा। ठीक है, देखो ना 8 7 6, यहाँ पे कितना था 5, तो 8 2 3 4 5, 5 तक ही गए सिर्फ। तो आपको माइनस करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप मल्टीप्लीकेशन में लिख सकते हो जब तक कुछ एक्स्ट्रा ना हो। अगर एनपीआर है तो उसमें डायरेक्ट क्या लिख दोगे, जितना आ रहा है उतने तक आगे बढ़ जाओगे, उतने डिजिट तक आगे बढ़ जाओगे। बात समझ आई? तो तुम्हें नीचे वाली डिजिट लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी खासकर। ठीक है, समझ आई यहां तक बात? आगे बढ़े, इसी का सेकंड थ्योरम देखते हैं। अभी ये थी रिपीटेशन नॉट अलाउड में, ये थी रिपीटेशन नॉट अलाउड, लिख देते हैं यहां पे RNA। अब फॉर्मूला हमें चाहिए जिसमें रिपीटेशन अलाउड हो, है ना, जिसमें रिपीटेशन अलाउड हो। नंबर ऑफ परम्यूटेशन, नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ एन डिफरेंट objects taken are at a time रिपीटेशन अलाउड। पर रिपीटेशन अगर अलाउड हो जाती है ना, तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे बेटा, इसका फॉर्मूला होता है n की पावर r। क्या होता है? n की पावर। प्रशांत बेटा यहां पे आ जाओ जल्दी जरा, वहां बैठने का भी कोई फायदा नहीं है, पीछे मुंडी करके इससे बात करने लगेगा तो आज जान जाएगा तू। ठीक है, यहां पे तो ये n की पावर r, मतलब जितने भी लेटर्स हम यूज कर रहे हैं वही उसकी पावर हो जाएगी। जैसे इक्वेशन वाला ही क्वेश्चन ले, इक्वेशन, और मैं कहूं कि 3 लेटर यूज करने हैं और रिपीटेशन अलाउड है ना, 3 लेटर यूज करने हैं और रिपीटेशन अलाउड है। तो देखो यही तो करते थे, 8 इंटू 8 इंटू 8 बॉक्स वाले मेथड से, ये मल्टीप्लीकेशन। तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 8 की पावर 3, तो आंसर कितना आ गया 512, आंसर आ गया। समझ आई बेटा? ये नहीं आई? पक्का? ठीक है। अब देखो बेटा, ये लिख लिया ना सभी ने? हाँ, टोटल नंबर ऑब्जेक्ट्स है, और आर और एन अब हमेशा सेम ही रहेगा। एन जो है हमारे पास टोटल नंबर ऑब्जेक्ट्स, आर जो है जो यूज किए जा रहे हैं। ठीक है, देखो अगर मैं इसमें से 3 लेटर यूज कर रहा हूं, है ना, 3 लेटर का मतलब क्या हुआ कि इसमें कितने लेटर्स आ सकते हैं, 8 के 8, इसमें कितने आ सकते हैं, अगेन 8 के 8, और इसमें कितने आ सकते हैं, 8 के 8। तो ये बेसिकली 8 की पावर 3 हो गया ना, तो वही n की पावर r, जितने लेटर्स हम यूज कर रहे हैं। समझ आई विवेक बेटा? समझ में आया? समझ आया बेटा? क्या हुआ, थक गए? 512 देख लिया सभी ने? अब देखो, अब वाली चीज बड़ी ध्यान से समझना, कुछ नई चीज सीखोगे शायद। ठीक है, देखो कहता है परम्यूटेशन when all objects are different, when all objects are different, जब सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स होंगे डिफरेंट होंगे। नॉट डिफरेंट, यार ये तो मैं लिख चुका, नॉट डिफरेंट मतलब कुछ रिपीटिंग है। क्या है? कुछ रिपीटिंग है। जैसे कि मान लो एक वर्ड है रूट, ROOT, है ना, रूट एक वर्ड है। अब देखो अकॉर्डिंग टू हमारे अभी तक जो हमने सीखा उससे हम क्या करेंगे भाई, मैं कह रहा हूं 4 के 4 लेटर यूज कर ले और आपको बताओ कितने वर्ड्स बना सकते हो। तो आप कहोगे सर क्या हुआ, 4 लेटर यूज कर सकते हैं, रिपीटेशन नॉट अलाउड है, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी कि 24 बना सकते हैं। मैं कहूंगा बेटा 24 कैसे बना सकते हो? देखो ये आपने, मैं 1 मिनट के लिए इनको नाम दे देता हूं, R1 और O1 और O2, है ना। एक तो ये होगा, फिर तुमने एक ये भी लिखा है, इसका मतलब एक ये भी लिखा है,
O2 और O1 T, पर ये तो बात सेम ही है, बात समझे। मान लो एक हो गया RT O1 O2 और RT O2 O1, ये भी दोनों सेम ही है, बात समझ रहे हो। तो हमने क्या कर दिया, दो सेम कर दिए। तो इसके लिए हमें क्या करना है, जो भी नंबर आ रहा है और जितने लेटर से रिपीट हो रहे हैं उसके फैक्टोरियल से डिवाइड कर देना है। कितना है, 2 फैक्टोरियल, क्योंकि 2 डिजिट से रिपीट हो रही है, 2 लेटर से रिपीट हो रहे हैं, तो हम इस पूरे को 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। तो कितना आ जाएगा 2, और ये कट जाएगा कितना 12। तो आंसर आ गया हमारे पास 12। अब फैक्टोरियल से ही क्यों डिवाइड कर रहे हैं, इसके पीछे का भी लॉजिक समझते हैं। ROOOT, मैंने 3 टू O कर दिए, नाम दे दिए 1 2 3। अब देखो ये 3 O है, इनके मैं कितने अरेंजमेंट कर सकता हूं, 3 O है ना, इनके कितने अरेंजमेंट कर सकता हूं, हाँ 3 फैक्टोरियल। भाई 3 O है ना, 3 फैक्टोरियल अरेंजमेंट, मतलब इसमें जो एक्स्ट्रा आएंगे 3 फैक्टोरियल एक्स्ट्रा आएंगे, तो मैं उससे डिवाइड कर दूंगा। जैसे यहाँ पे 2 थे तो इसलिए मैंने 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया। तो जितने भी लेटर्स रिपीट हो रहे हैं हम उसी से क्या कर देंगे, उतने ही फैक्टोरियल डिवाइड कर देंगे। क्वेश्चन से और अच्छे से समझ में आ जाएगा। विवेक, ये वाली बात समझ में आई अभी तक, क्वेश्चन से और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसका फॉर्मूला जरा देख लेते हैं एक बार पहले, है ना। फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला होता है बेटा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय p1 फैक्टोरियल, p2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन pn फैक्टोरियल। अब देखो ये जो n फैक्टोरियल, ये n भी हो सकता है या फिर npr भी हो सकता है, npr भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है। अगर सारे लेटर्स यूज कर रहे हो तो n फैक्टोरियल आ जाएगा, अगर सारे में से कुछ लेटर यूज कर रहे हो तो npr आ जाएगा। बात समझ में आई या नहीं आई। ये है फॉर ऑल ऑब्जेक्ट्स आर यूज्ड, ठीक है। और ये होगा व्हेन आर ऑब्जेक्ट्स आर यूज्ड। ध्यान रहेगी वाली बात। एक क्वेश्चन लिखते हैं इसी बात पे, चलो ये लिख लिया सभी ने, लिख लो तो मेरे को बता देना। एक मिनट रुक जाओ, बस सबको लिखने दे, सभी एक साथ रेस में दौड़ेंगे तो अच्छा लगेगा ना। हो गया, लिख लिया सभी ने। एक वर्ड है बहुत ही प्यारा सा, अलाहाबाद, है ना, वर्ड है अलाहाबाद। सारे लेटर्स यूज करने हैं, बताओ इसके कितना अरेंजमेंट हो सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे नंबर ऑफ एक एज कितने, अबे बजने तो देता। नंबर ऑफ एज कितने हैं इसमें, 1 2 3 4। ऐसे ही नंबर ऑफ एल कितने हैं बेटा इसमें, 2, मतलब रिपीटेड 2 मिल गए मेरे को। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या आ जाएगा, टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। जितने रिपीटिशन है, ये पी जो है, ये जितने भी पी है ये सारे के सारे हैं रिपीटेड